GTV में मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। और मैंने कहा था कि जिस तरीके से मंगल का दिन अगर अपोजिशन का था, बुध का हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कि कराची आकर खूब गिरजे चमके, और आज सुबह से बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान वो धुआंधार तरीके से स्क्रीनों पर आए हैं और जिसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से दिया। इन्होंने क्या कहा इस पर भी आएंगे, लेकिन एक बड़ा डेवलपमेंट, ज़रा सरप्राइजिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि अब से थोड़ी देर पहले कहते हैं कि जनाब मौलाना के जो अंसारुल इस्लाम वर्कर हैं वो पार्लिमानी लॉज में पहुंच गए हैं। पार्लिमानी लॉज में यानी वैसे तो पार्टी के वर्कर, पार्टी के हामी आते हैं रहते हैं, लेकिन ये जो अपनी वर्जियों में हैं और जिस पर मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि ये जो हैं उनकी हिफाजत के लिए आए हैं कि क्योंकि उन्हें पुलिस पर एतबार नहीं है। जबकि शेख रशीद साहब ने ये कहा है, हम राब्ते भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सिक्योरिटी गार्ड पुलिस पुलिस की जिम्मेदारी थी कि वो इन्हें रोकते, और उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया बड़ा धमकी आमेज़ कि ये बदमाशी पर उतर आए हैं। लेकिन बहरहाल बावर्दी सिक्योरिटी गार्ड का जमीयत उलमा इस्लाम के जो अपने को अंसारुल इस्लाम का कारकुन कहते हैं अहम है। हमारे साथ हैदर शिराजी मौजूद हैं। हैदर, क्या पार्लियामेंट के अंदर तो नहीं लेकिन पार्लिमानी लॉज में ही आए हैं, तो ये क्या बहुत सिग्निफिकेंट है? इससे पहले ऐसी मिसाल मिलती है कि मुख्तलिफ पार्टियों के कारकुन, बावर्दी कारकुन वैसे तो आते हैं, इस तरह पार्लिमानी लॉज में आए। हैदर, इसकी अहमियत क्या है ओवरऑल? जी हैदर। जी, आज जिस वक्त इस मामले पर जमीयत उलमा इस्लाम किसी ने क़यादत से बात की तो उनका ये कहना था कि माजी में हमारे रहनुमाओं को ऐसे अहम तरीन मौक़ों पर अगवा किया गया, और आज हम ये चाहते हैं कि हमारे जो भी रहनुमा हैं तहरीक अदम एतमाद के दौरान उनकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी अंसारुल इस्लाम के पास हो, और अंसारुल इस्लाम के ये जो कारकुन हैं इनको मौलाना फजल रहमान की हदायत पर यहाँ बुलाया गया, और ये पार्लियामेंट लॉजेस में मौजूद हैं। MNAs की दावत पर वो आए हैं, उनको वहाँ बिठाया गया है, वहाँ उनके नहीं, मैंने आपसे ये मालूम किया कि क्या इससे पहले ऐसी रिवायत है, ऐसी कोई रिवायत रही, आप बरसों से कवर कर रहे हैं पार्लियामेंट की, कि बावर्दी जो है वो अरकान जो है पार्लियामान के अंदर आए? यानी वैसे तो कारकुनों के, हामियों के आने का मसला नहीं है, आते हैं, लेकिन अंसारुल इस्लाम एक उनकी मिलिटेंट तो नहीं कहूँगा, उनकी सिक्योरिटी की और उनकी एक बाकायदा फोर्स है जिसका नाम ही उन्होंने अंसारुल इस्लाम दिया है। हैदर जी, आज ये पहली मरतबा हुआ है। इससे कबल मौलाना फजल रहमान जब भी, चाहे वो सहाफ़ियों का धरना हो या पार्लियामेंट के बाहर कोई भी एहतजाज हो, उसमें शिरकत के लिए जाते थे तो ये इनकी तंजीम के कारकुन उनको सिक्योरिटी फ्राहम करते थे। लेकिन इस मरतबा ये देखा गया है कि जब तहरीक अदम एतमाद से कबल वो यहाँ पहुँचे हैं, ये यकीनन पहली मरतबा है। और याद रहे ये जमीयत उलमा इस्लाम के जो रहनुमा हैं, जो MNAs हैं, मुंतखब नुमाइंदे, उनकी सिक्योरिटी के लिए इन्हें बुलाया गया है ताकि तहरीक अदम एतमाद के दौरान उनके रहनुमाओं को किसी तरह का कोई अगवा ना कर सके, या फिर उनके हवाले से ये सिक्योरिटी है। तो ये मौलाना फजल रहमान की हदायत पर उन्हें वहाँ बुलाया गया है, और जो वो MNAs या मुंतखब नुमाइंदों के इस वक्त मेहमान हैं। और दूसरी जानिब अली मोहम्मद ख़ान और पुलिस के नुमाइंदे उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, और मुज़ाकरात का भी ये दौर चल रहा है। अभी तक इस तरह की कोई सूरत हाल पेश नहीं आई कि दोनों तरफ से तसादम हुआ हो या कोई सख्ती हुई हो, लेकिन फ़िलहाल वो चूँकि मेहमान आए हैं, उन्हें MNAs ने बुलाया है, तो वो वहाँ उनके जो भी हैदर शिराज, आप हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ कंवर दिलशाद, हमने आपको अब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं और बड़ी उमूर है उनको पार्लियामेंट पर। मैं गुफ्तगू तो आपसे पार्लियामानी सूरत पाल कर रहा था, लेकिन सियासी तौर पर आप ये समझते हैं कि पार्लियामानी लॉज के ही अंदर, पार्लियामेंट के अंदर बावर्दी सिक्योरिटी फोर्स का आना ये कोई अहमियत इतनी है, या हमको ज़रा ज़्यादा ओवर इस पर रिएक्ट कर रहे हैं? कंवर साहब, कंवर दिलशाद साहब, कंवर दिलशाद साहब तक मुझे लग रहा है कि कंवर दिलशाद साहब को जरा हमारा कंवर साहब, ये मैं हैदर शिराज से मालूम कर रहा था कि पार्लिमानी लॉज में सिक्योरिटी जो है उनकी मौलाना की जो अंसारुल इस्लाम है वो आ गए हैं। वैसे तो मैं आईनी कानूनी उमूर पर बात करना चाह रहा था, लेकिन ये मामूल की बात है, इस पर हम कोई ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहे?
जी देखिए जी, असूली तौर पर हम अपना पॉइंट ऑफ ये पेश करना चाहते हैं कि आइन का आर्टिकल 63A जो है उसमें बकायदा प्रोसीजर दिया हुआ है। उसपे आप जो बकायदा प्रोसीजर है, मतलब डिटेल दी हुई है, उसमें ये लिखा हुआ है कि ठीक है, अगर कोई बराने कौमी असम्बली या जो भी मेंबर है, अगर वो पार्टी की पॉलिसी से इनराफ करते हुए अपना वोट कास्ट करते हैं तो उसके इनराफ करने वाले के खिलाफ जो है एक बकायदा प्रोसीजर दिया गया है। नहीं, मैं कंवर साहब आप जो फरमा रहे हैं प्रोसीजर पर, लेकिन क्यों ना अगर मैं थोड़ा सा आपको ये इशारा कर दूं कि जो आर्टिकल 95 गालिबन ये आपके अंदर कह रहा है ना, और उसमें कुछ कबाहतें, कुछ सवालात उठ रहे हैं। अगर मैं उसकी आपके तवज्जो दिलाऊं तो शायद जवाब देता हूँ कि जो आर्टिकल 95 ये कहता है कि रिक्वेजिशन के बाद स्पीकर जो है वो 22 मार्च तक इजलास बुलाने का पाबंद है। एक तो बुनियादी बात ये है। दूसरा वो ये कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद पर रायशुमारी ओपन वोट के ज़रिए होगी, यानी पहले अरकान आएंगे, फिर बाहर निकलेंगे, फिर आएगा कि रायशुमारी के दौरान स्पीकर या डिप्टी स्पीकर सदारत नहीं कर सकते। एक ये सवाल भी है। फिर वज़ीर-ए-आज़म अगर मौजूद की तहरीक एतमाद उनके ख़िलाफ़ कामयाब हो जाती है तो उसके बाद सूरत गैर यकीनी है कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर तो रह नहीं सकते, तो फिर कौन होगा? वो एक अलग सवाल है जो आप ये कह रहे हैं कि कौमी असम्बली के इजलास से पहले रुकन असम्बली नाअहल नहीं हो सकता। ये जो 5-6 सवालात उठ रहे हैं, इसमें आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने जरूर रेगुलेशन बनाए हैं या हमारे आइन के इन जो उसूल हैं इनमें कुछ सुकम है? कंवर साहब, आवाज आप सवाल मुझसे कर रहे हैं? मैं आपसे ये सवाल कर रहा था कि जो मैंने कुछ पॉइंट उठाए हैं, मतलब ये कि बुनियादी सवाल यही है कि अगर 12 अरकान को या 15 अरकान को जिन पर अगर पीटीआई को शुबा हो कि ये हमसे अलग हो गए, वो उनको अगर निकाल दें, ना है पार्टी से निकाल दें, उसके बाद भी वो असेंबली में जाके वोट दे सकते हैं? जैसे मैंने बताया ना, जो हमारा आइन का आर्टिकल 63A में बाकायदा प्रोसीजर दिया हुआ है, अगर वो पार्टी की पॉलिसी से इनराफ करता है तो वोट तो वो कास्ट कर देगा, लॉबी में जाके जहां भी जाएगा अपना वोट तो कास्ट कर देगा। लेकिन वोट कास्ट करने के बाद पार्टी का जो लीडर है, लीडर ऑफ द पार्टी, वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को रेफरेंस भिजवाने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को बाकायदा रेफरेंस भिजवाएगा। लेकिन रेफरेंस से पहले तरीकाकार है, प्रोसीजर है, वो ये है कि जिसने पार्टी की पॉलिसी से इनराफ किया है उसके खिलाफ चार्जशीट किया जाएगा, उसको शो कॉज दिया जाएगा, उसकी बाकायदा समाअत की जाएगी, उसका पॉइंट ऑफ व्यू दर्ज किया जाएगा। इसके बाद वो स्पीकर कौमी असम्बली को रेफरेंस भेजेगा और स्पीकर कौमी असम्बली 48 घंटों के अंदर अंदर वो रेफरेंस भेजेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर रेफरेंस वसूल होने की फौरी बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का इजलास तलब करेगा और 7 दिन के अंदर, यानी 7 डेज, 7 दिन के अंदर अंदर वो फैसला करेंगे। अब अगर उसने पार्टी की डिफेक्शन साबित हो गई, इसने वोट कास्ट किया है, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसको डिसीट करने का नोटिफिकेशन जारी करेगा विद इन 7 डेज। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरअमल तभी होगा जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसका अपील करेगा, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसको 90 दिन के अंदर वो फैसला करने की मिजाज है। और जो ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को तस्लीम कर लिया तो फिर उस इलाके में दोबारा इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन कंवर साहब बुनियादी सवाल, बताया गया है, कंवर साहब कहना कि स्पीकर मना कर देगा, लॉबी में नहीं जाने देगा, वो गैर कानूनी बातें हैं और स्पीकर कभी इस चीज की इजाजत नहीं देगा। स्पीकर जो है पार्लियामेंट के कस्टोडियन है, पार्लियामेंट को अपने आए तो कानून को देख के आगे चलेंगे। कंवर साहब, बुनियादी सवाल ये है कि अपोजिशन को 172 अरकान लाने हैं, उनके अरकान को 156 158 है, बल्कि कई बार तो उनके कभी 10 गायब हो जाते हैं, कभी 8 गायब हो जाते हैं। आपने देखा होगा सेनेट के वक्त और कौमी असम्बली के इलेक्शन के वक्त, बजट के वक्त या फाइनेंस के बिल अपोजिशन के गायब होते हैं। अब अपोजिशन को ना सिर्फ अपने पूरे लाने होंगे
बल्कि कम से कम उन्हें 12 और 14 पीटीआई के लाने होंगे। वो तो कौमी असम्बली के अंदर आ गए, वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद हो गया। अब जब वज़ीर आज़म रहे ही नहीं, उसके बाद भले वो मिंबर नाए लो अपनी उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जी तो मतलब आप सवाल मैं दोहराऊं क्या कंवर दिलशाद साहब? मुझे जी मैंने बताया ना आपको जी नहीं, लेकिन मैं ये मालूम करना चाह रहा हूं कि वो एक बार जब अरकान असम्बली के अंदर चले गए, स्पीकर के पास इख्तियारात नहीं है किसी को डिस्क्वालीफाई करने का। डिस्क्वालीफाई करने के इख्तियारात कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हासिल है। वो अपना डिसीड भी कर सकते हैं, डिस्क्वालीफिकेशन भी कर सकते हैं, नाइल भी करार दे सकते हैं। ये दोनों आते हैं। बाकी स्पीकर को इख्तियार नहीं है कि किसी को कौमी असम्बली का मेंबर को या सूबाई असम्बली को आप उसको डिसीड करें या कंवर साहब हमारे साथ आप रहेगा जरा सा, हम क्योंकि वो स्काइप पर आपको ले रहे हैं इसलिए मैं जरा ब्रेक की तरफ जानता हूँ। फिर आपके साथ मेरे साथ हामिद अली खान साहब भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। और मैं खान साहब से, हामिद खान साहब माहिर कानून हैं और कंवर दिलशाद साहब दोनों से ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि एक बार जब कौमी असम्बली के अरकान जिसमें पीटीआई वाले भी होंगे पार्लियामेंट के अंदर चले जाते हैं और तहरीक एतमाद कामयाब हो जाती है 172 के अरकान के साथ, उसके बाद अगर वो डिस्क्वालीफाई भी कर दे पार्टी का सरबराह या सीएम हो या पीएम हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ज़्यादा 1 साल उनके बाद ही मेंबरशिप नहीं रहेगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो अपनी जगह नहीं रहेंगे। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वल्दी आपको खुशामदीद कहता है और आइनी और कानूनी मुशगाफियाँ और उसूल और उमूर अपनी जगह जिसके लिए गुफ्तगू कर रहे हैं हम सेक्रेटरी साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मोहतरम कंवर दिलशाद साहब, और हमें ज्वाइन हामिद अली खान साहब ने भी किया है, सुप्रीम बोर्ड के साबिक सदर। लेकिन आज का दिन जिस तरह कल मैं कह रहा था कि पीटीआई का दिन था, आज बहरहाल फिर अपोजिशन का कि सुबह ही सुबह बिलावल भुट्टो जरदारी आए बड़े गुस्से में, और होना भी था कि कराची में गवर्नर हाउस में इमरान खान ने बड़ी धुआंधार, बल्कि कुछ लोग कहते हैं एग्रेसिव, बल्कि जो ज़बान इस्तेमाल की उस पर भी बहुत सारे सवाल उठे। लेकिन बिलावल साहब ने भी जो जवाबी हमला किया उसमें भी कुछ ज़बान कम तल्ख तुर्श नहीं थी। देखिए बिलावल साहब क्या कह रहे थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौम के सामने खड़ा होके सदर जरदारी को बंदूक का धमकी देता है, ये भी हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। जो समझते हैं कि हम डर जाएंगे, हम पीछे हट जाएंगे, जो मैं आपके साथ करूंगा तो भूलेंगे नहीं, तेरे नस्लें नहीं भूलेंगे। जो कहानियां ना सियासी मुखालिफिन ने जो हमें पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, मुख्तलिफ इदारे, खातूने अव्वल के करप्शन के बारे में सुनाए देते हैं, उस पे आप क्या कहते हैं? हमें तो बताया जाता है कि पंजाब का कोई पोस्टिंग नहीं हो सकता जब तक आप खातूने अव्वल को पैसा नहीं पकड़वाते हो। आपकी बहन अलीमा खान के बारे में आप क्या समझते हो कि इसका मुल्क का एक फर्द, एक बच्चा इतना बेवकूफ है कि हम इस बात पे यकीन करे कि अलीमा बाजी ने अपने सिलाई मशीन्स बेच के इतना पैसा बनाए? झूठ बोलो तो इतना बोलो जो सच महसूस हो सकता। मतलब हम एक बात का भी यकीन करे कि तू आज तक अपने क्रिकेट के खिलौने बेचते अपना किचन चला रहे हो। ओह, जो केसेस आप पे बनने वाले हैं इमरान, तुझे अंदाजा ही नहीं। से जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब का गुस्सा बजा था कि क्योंकि उनके वालिद के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल की गई तो और उनके ख़ानदान तक आए, तो बिलावल भी फिर इमरान खान के ख़ानदान को उन्हें बखी उधड़े। उधर मौलाना भी क्योंकि उन्हें फजलू तक का कहा आ गया, और फिर डीजल वगैरह वो भी खूब गरजे बरसे। हज़रत मौलाना फजल रहमान
धमकियां मत दो कि अगर नाकाम हो गए मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हमने कोई चूड़े नहीं पहने हुई। हम भी फिर आपके साथ वो जंग लड़ेंगे कि अब तुम्हारी नस्ल तो है ही नहीं कि वो याद रखे। तुमने हमें कभी देखा नहीं है। अशरफ गनी का अंजाम देखो अफगानिस्तान में, तुम्हारा अंजाम उससे भी कहीं बुरा कर देगा। हमने आमिरों के साथ भी लड़ाई लड़ी है, तो तुम क्या चीज हो, किस बाग की मूली हो। जी, तो हज़रत मौलाना का सुना कि वो नस्लों की बात कर रहे थे और फिर उनका इशारा ज़ुमानी हो गया। लेकिन हमारे फवाद चौधरी साहब, जिनके बारे में मैं कल कह रहा था कि कोई 24 घंटे से उस तरह सामने नहीं आए थे, हल्की फुल्की उनकी झलक या कुछ खबर आ रही थी। लेकिन आज फवाद चौधरी ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है। उनका कहना था कि फ़ौज आइन के तहत है, वो आइन के बरक्स नहीं जाएगी, जो कि फजलुर रहमान और नवाज शरीफ का आइडिया है। और ये इस्लाहात क्या हैं कि ये हमेशा जब भी इन्होंने साजिश की, इनको इक़्तिदार मिला, इन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को पंजाब पुलिस पे जैसा कंट्रोल नवाज शरीफ एंड कंपनी ने एक्सरसाइज किया, ये वैसा कंट्रोल बनाने के लिए इन्होंने सही की। मेमो गेट के ऊपर आपने देखा कि जब मेमो गेट का स्कैंडल आया था उससे कैसे पर्दा हटा था। और मेमो गेट का स्कैंडल क्या था कि अदम एतमाद की जो तहरीक इन्होंने पेश की, उसके अंदर एक नुक्ता ये है कि ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने यूरोपीय यूनियन के ऊपर तनकीद क्यों की। मैंने कल भी पूछा था कि यूरोपीय यूनियन से आपका क्या इतना करीबी रिश्ता है कि आपको इतनी ज़्यादा हमजा शहबाज को इस बात के ऊपर गिला है कि वज़ीर आज़म एब्सोल्युटली नॉट क्यों कह रहे हैं और यूरोपीय यूनियन के ऊपर वो बात क्यों कर रहे हैं। वेस्टर्न ममालिक का जो ब्लॉक है, चाहे वो अमेरिका है या यूरोपीय यूनियन है, हम उनसे अच्छे ताल्लुकात के हामी। हारे हुए पहलवानों की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपने देखी, बिलावल भुट्टो की और फजलुर रहमान की, और दोनों जो हैं उनका चेहरों से पता चल रहा है कि हालात किधर जा रहे हैं। जी, तो हमारे, मैंने कहा फवाद चौधरी साहब, कमर दिलशाद साहब मौजूद हैं। कमर साहब ज़रा मैं क्विक तरह सा, हमारे सुप्रीम कोर्ट के साबिक सदर हामिद अली खां साहब है। खां साहब, ये जो 18वीं तरमीम के बाद ये भी तो आया है ना कि PMC के जो रुकन कौमी असम्बली है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर उसने अपने पार्टी के प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के खिलाफ वोट दिया। खां साहब, हामिद खां साहब। नहीं, वोट दे सकता है या नहीं, वोट तो देने से नहीं किसी को रोका जा सकता। अलबत्ता उसके कॉन्सिक्वेंसेस दे दिए हैं आर्टिकल 63A में। उस सूरत में जो पार्टी हेड है वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है और उसको डिक्लेरेशन दे सकता है कि इसने फ्लोर क्रॉसिंग की है, इसलिए इसको मेंबरशिप से जो है नेशनल असेंबली की अलग किया जाए, यानी इसको मेंबरशिप उसकी जो है खत्म कर दी जाए। जी, कंवर साहब, जो बात आप कह रहे थे, मैं खाने हमारे खान साहब भी बड़े सीजन कानूनदां हैं, कौविच वही अल्फाज कह रहे थे कि डिस्क्वालिफिकेशन का मरहला तो बाद में आएगा, ऐसा ही है कंवर साहब? हाँ, जो दुरुस्त फरमाया आपने हामिद खान साहब ने, तो उन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। इसमें बाकायदा तरीका बताया गया है। आर्टिकल 63A में उसका प्रोसीजर है मुकम्मल कि जिस अंदाज से अगर वो वोट कास्ट करता है, अगर वो अपना इनराफ करता है पार्टी पॉलिसी से, तो पार्लिमानी लीडर जो है, पार्लिमानी लीडर वो उसको स्पीकर कौमी असम्बली को बाकायदा रेफरेंस भेजेगा। पहले उसके साथ चार्जशीट, शो का नोटिस, उसका स्टेटमेंट, उसकी हियरिंग, तो उसके बाद वो स्पीकर को अपना रेफरेंस भेजेगा और स्पीकर जो 48 घंटे के अंदर अंदर वो स्पीकर जो है रेफरेंस भिजवाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर पर इलाज तलब करेगा इलेक्शन कमीशन का। लेकिन कंवर साहब, बुनियादी, उससे ज़्यादा बुनियादी सवाल ये है कि एक बार जब 172 अरकान, जिसमें तहरीक इंसाफ के अरकान भी अंदर चले गए, तो तहरीक एतमाद तो हो गई। अब अगर मैं जो आपसे उस पहले भी सवाल कर रहा था, शायद सवाल वाज़ेह नहीं आ रही थी, उसके बाद भले वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, उसका क्या? उन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर को बाहर कर दिया ना, वो तो बिल्कुल दुरुस्त है, यही बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है। वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो भी है वो एतमाद का वोट चला गया, नहीं चला गया, लेकिन उसके खिलाफ एक्शन जब होगा, जब से जुर्म सरजद हो जाएगा, तब उसके बाद कुछ सजा, जो उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन है। हामिद खान साहब, ये जो मैं खाताब से यही पूछ लूँ, वो जो मैं कंवर साहब से सवाल कर रहा था, मतलब कौमी कॉल होता है 22 मार्च को,
और फिर हमने पास में देखा है वो छांगा मांगा में लोगों को रखा गया, मरी में रखा गया, मैरियट में रखा गया। बल्कि एक दिलचस्प वाक़या खुद हमारी कुलसूम सैफुल्लाह ने रखा है कि उनकी ड्यूटी लगाई गई थी कि रात को छड़ी पकड़ कर खड़ी रहें, कोई मियाँ साहब ने कोई बाहर ना निकले। तो अगर वो अपने अरकान को बनी गाला में कहीं रोक लेते हैं, रख लेते हैं, क्योंकि गिनती तो उन्हें पूरी करनी है ना 172 की, फिर क्या होगा? हाँ, सही कहते हैं। वो कार्रवाई जो भी होगी वो वोट डालने के बाद हो सकती है, क्योंकि जब वो ब्रीच करेंगे कंडीशन आर्टिकल 63A की, फिर ही आप उसका नोटिस ले सकते हैं, फिर ही आप कार्रवाई का आगाज कर सकते हैं। उससे पहले तो कुछ नहीं हो सकता ना। जो वजह बनेगी कार्रवाई की वो तो उस वक्त बनेगी जब वो आर्टिकल 63A की कुछ शिक की खिलाफ वर्जी करेंगे, यानी वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अपनी पार्टी के खिलाफ वोट डालेंगे। फिर वो कॉज अराइज होगा जिसके तहत उसको आप बाद में अलग कर सकते हैं या नेशनल असेंबली की उनकी सीट वेकेट कर सकते हैं। उससे पहले तो नहीं। नहीं, यानी वो जो छांगा, मैं आपसे खास आप पूछ लूँ फिर मैं आता हूँ कंवर साहब की तरफ। जो छांगा मांगा का मसला ये है कि फिर आ रहा है। अब छांगा मांगा नहीं, कोई नई जगह आएंगी, वो तो 30 साल पुरानी 25 साल पुरानी बात थी। खास साहब तो छांगा मांगा वगैरह नवाज शरीफ साहब ही कर रहे थे ना उस जमाने में, एक बंदे निकले ना। फिर उसके बाद परवेज राय साहब ने किया था 93 में कि वो सारे मेंबरान को प्रोविंशियल असेंबली के जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जिन्होंने हिस्सा लेना था उन सबको यहाँ ठहरा लिया था मैरियट में और कई दिन रखा था। तो ये चीजें पहले होती रही है पाकिस्तान की तारीख में। अब सिर्फ मसला ये होगा कि अगर तो वो अपनी मर्जी से ही रह लेंगे या बंद हो जाएंगे और उसकी शिकायत नहीं करेंगे तो फिर तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जो लोग तैयार नहीं होंगे इस तरह से नजरबंद होने के लिए, उनका तो राइट है कि वो जाएं, और जब ना जाने दे तो शिकायत करें कि हमें जबरदस्ती उन्होंने फाइन कर लिया और नजरबंद करके रख दिया। और ये वो तो फिर अगर वो होंगे, लिहाजा इसमें तो जो मेंबर है वो खुद ही फैसला करेगा कि आया उसने पीछे रहना है कि जाना है। तो कंवर साहब यही मैं कह रहा हूँ ना कि अब अगर वो मेंबर गए भी तो वहाँ भी तो तहरीक-ए-एतमाद तो एक बार नाकाम हो गई, यानी अरकान नहीं गए। उसके बाद वो भले शिकायत करते रहे, फिर चलता रहेगा केस। यानी दोनों सूरतों में सूरत दिलचस्प है कि यानी अगर वो PTI के अरकान 12, 14, 15 जो ज़रूरी है तहरीक-ए-एतमाद के लिए, वो अगर चले जाएं, डिस्क्वालीफाई हो जाए, कोई नहीं फर्क पड़ता। भले अगर हुकूमत जो है अपने रिसोर्ट से उन्हें घर में कैद रख ले, बाद में करते रहें तो नाकाम हो जाएगी। इंटरेस्टिंग सिचुएशन है ना कंवर साहब, और सब कुछ हो सकता है। जी, इसमें सबसे बड़ी अहम बात है कि हमारे इनको जो तहरीक अदम एतमाद के लिए जो भी मामला हो रहा है 172 की जो हाजिरी करवानी है ये अपोजिशन का फर्ज है। अपोजिशन ने 172 जो है अपनी हाजिरी पेश करनी है। अगर 172 पेश कर देते हैं तो गवर्नमेंट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई। हुकूमत जो है वो अपने आदमियों को पेश करने की पाबंद नहीं है, अपोजिशन जो है वो 172 अरकान को पेश करने की पाबंद है। तो ये ज़ाहिर है इस आईनी कानून में यह लकूना है, अबहम है, एम्बिग्युइटी है इसके अंदर। लेकिन बहरहाल आप किसके वसातत से हम ये कहेंगे कि स्पीकर कौमी असम्बली को कोई इख्तियार नहीं है कि कौमी असम्बली के मेंबरान को ये रोके कि जी आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ के पार्टी से है, आप हमारे खिलाफ कैसे वोट देने आगे। उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। वो खामोशी से प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर देखता रहेगा, हाउस चलाता रहेगा, और जब वोट कास्ट हो जाएंगे गिनती का रिजल्ट पेश कर देगा। अगर हुकूमत के हक में बात चली गई तो ठीक है, 172 पेश ना हो सके। अगर 172 पेश हो गए और तहरीक एतमाद कामयाब हो गई तो उसी रात कैबिनेट सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन कर देना है, गवर्नमेंट तहलील हो जाएगी। तो ये सारे आसान तरीका है। इसमें जनाब सबसे बड़ी बात यही है कि स्पीकर का कोई किरदार नहीं। हमारे पास मिनिस्टर और स्पोक्स पर्सन ये कह रही है स्पीकर नहीं जाने देगा। साहब कह रहे थे कि दोनों सूरतों में स्पीकर का कोई रोल नहीं देगा, हत्ता कि जब तहरीक एतमाद अगर पास हो गई और प्राइम मिनिस्टर जाए तो फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी खुद ब खुद तहलील यानी मादूम हो जाएंगे। लेते हैं एक ब्रेक, किसके बाद हाजिर होते हैं आपके साथ।
GTV में मुजाहिर बलरी आपको खुशामदीद कहता है और हमारे साथ मोहतरम चौधरी एतजाज़ साहब हैं, पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर सीजन रहनुमा, मुमताज़ माहिर कानून और सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रहे। फिर आपको इल्म है मुशर्रफ दौर में जो तहरीक चलाई उसमें सबसे कलीदी किरदार था। चौधरी साहब, ये जो अब जो इस वक्त जो सूरत हाल है, मुझे नवंबर 89 में मोहतरमा के ख़िलाफ़ जो तहरीक एतमाद आई थी, खैर सूरत हाल मुख्तलिफ थी, बहुत कुछ बदल गया। उस वक्त तो खैर शरीफों के साथ उसामा ने भी पैसे दिए थे, और भी थे, इदारे भी थे, एजेंसियाँ भी थी। इस वक्त क्या सूरत हाल है कि वाकई जो एम्पायर कहें, इस्टेब्लिशमेंट कहें, न्यूट्रल है, अपोजिशन गिनती तो पूरी नहीं, 172 कहाँ से लाएंगे ये? अपोजिशन के पास 172 आ ही गए हैं, जब ही तो इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस जो है उसको दायर किया है। अगर ये समझते हो कि इनके पास नहीं आए इतने मेंबर, तो फिर ये दायर ही क्यों करते? ये कुछ बुनियाद पर कुछ गिनती करके कुछ रियाजी के मामलात को बाकायदा उनको सर करके तय करके उसके बाद ही ये लाए होंगे अपोजिशन वाले। इसी तरह तो नहीं, कोई हारने के लिए तो कोई नहीं तहरीक मूव की जाती। उस वक्त भी तो हारे थे ना बेनजीर भुट्टो के खिलाफ। हाँ, उस वक्त हारे थे। उस वक्त बड़े हमें चाको चौबंद रहना पड़ा था, बड़ी मुश्किल में हमें डाला था। पंजाब पुलिस हमारे MNA उठा के लेके जा रही थी और फादर जूलियन वो उठाया गया, वो रशीद भट्टी उसको दीवार फांद के भागना पड़ा। खुर्शीद चीमा MNA थे, उनको उठा लिया, उनको गायब किए रखा। फिर वो आखिरी दिन हाउस में जब पहुंच गए और हाउस बैठा हुआ था तो वो उधर से उठ के आ गया। उन्होंने आवाज लगाते रहे कि मैं तो पीपल्स पार्टी का हूँ, मैंने पीपल्स पार्टी के साथ वोट देना है, मुझे उन्होंने उठाए रखा है और मुझे जेल में कैद में रखा है। तो वो इस किस्म का तो बड़ी मुश्किलात हमें सामना था मुश्किलात का, क्योंकि इसका मतलब ये है कि PTI के अंदर, यानी जब तक खुद उनके 12 और 14 अरकान ना आए और फिर 18वीं तरमीम के बाद वो आप आर्टिकल भी ले आए हैं कि जो PM या CM के खिलाफ वोट देगा वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएगा। लेकिन एक बार अगर वो 172 अरकान की गिनती उसे पूरी कर दी अंदर, फिर तो वो डिस्क्वालीफाई हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सूरत हाल में क्या कहेंगे आप? नहीं, ये जो वोट तो जो पड़ जाएगा वो तो काउंट होगा, ठीक, तो वो तो उनके लिए वो डिस्क्वालीफाई तो पता नहीं 10-15 दिन बाद, 2 महीने बाद वो डिस्क्वालीफाई होगा बंदा। उसको पहले डिक्लेरेशन जारी करेगा पार्टी हेड, वो डिक्लेरेशन वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजेगा। वो चीफ इलेक्शन पहले उसको खुद शो कॉज नोटिस देगा और उसकी सुनवाई करेगा कि उसने वो इस इल्जाम के बारे में वो वोटर क्या कहता है। फिर पार्टी हेड, वो 2-3 दिन उसमें लग जाए शो कॉज नोटिस, फिर पार्टी हेड भेजेगा इलेक्शन कमीशन को। फिर इलेक्शन कमिश्नर ने अगर इसको समझा कि ये काबिल समात है और इसमें कुछ वजन है, तो वो सारी इलेक्शन कमीशन को इकट्ठा बिठाएगा और एक उसके बंदे को उसको नोटिस किया जाएगा, उस MNA को, उसका पूरा ट्रायल होगा। उसमें महीना भर लग जाए तो लग जाए। उसके बाद जो ये कहती है आइन कहता है, आर्टिकल 63A का जो झेली शिक 4 है, चौथी झेली शिक, वो कहती है वेयर द इलेक्शन कमीशन कंफर्म्स द डिक्लेरेशन जो पार्टी हेड ने की हुई थी, द मेंबर रेफर्ड टू इन क्लॉज 1, यानी वो मेंबर जो के जिसके जो मुतनाज़ा जिसने वोट डाला है, वेयर द इलेक्शन कमीशन कंफर्म्स। वो तो हो गया, वो तो हो जाएगा, लेकिन वो तो तहरीक है। ये अल्फाज सुन लेना, shall cease to be a member of the house and his seat shall become vacant। तो जब तक इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं करती उसकी सीट तो वेकेंट होती नहीं।
वो तो बैठा हुआ है, वो हर एज MNA है, वो पूरा MNA है, वो हर वोट में हिस्सा ले सकता है, वो कमेटी मेंबर। अच्छा, चौधरी साहब, अगर हम इस आईनी मुशगाफियों को छोड़कर आपका तजर्बा क्या कहता है कि हुकूमत गिराने और बनाने में, आपको इल्म है कि सबसे ज़्यादा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ना आदाब के भी ख़िलाफ़ है, वो तो एम्पायर रोल अदा करते रहे, वो तो इस्टेब्लिशमेंट करते रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान ने जो यूरोपीय यूनियन को ललकारा है या अमेरिका को ललकारा है, जैसे भुट्टो साहब ने ललकारा था, तो मामला सिर्फ सीधा साधा अपोजिशन का नहीं है। ये जो अचानक सब इकट्ठे हो गए, पुरएतमाद हो गए, मेंबर हो गए, क्या एक्सटर्नल फैक्टर है इसमें? एक्सटर्नल फैक्टर तो पाकिस्तान की कोई बराह रास्त करे ना करे, हर हुकूमत को अब करना पड़ेगा उसका तदारक, क्योंकि ये जो रूस और यूक्रेन की वाली जंग है, इसमें इसके असरात दुनिया पे बहुत गहरे और बहुत दूररस होंगे, और वो एक फैक्टर रहेगा। वो जिस तरह कोरोना रहेगा। अब ये दुनिया इस लिहाज से तब्दील हो रही है, और हमारे अंपायर एक लिहाज से तो जो सो कॉल्ड अंपायर जो जिनका आप हवाला भी दे रहे हैं, वो इसके एक लिहाज से कमजोर भी होंगे इस प्रोसेस में, उनके वो इख्तियार उतना नहीं रहेगा। तो अब वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मेरा तो ख्याल है कि इस वक्त अपोजिशन जो है वो काफी कॉन्फिडेंस में है, पूरे एतमाद है, और गवर्नमेंट जो है वो जरा बौखला गई है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कल तकरीर की है, और बंदूक की नाली के सामने कौन खड़ा है और कौन किधर है, और मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो वो तो उसका जवाब किस शाइस्तगी से चेयरमैन बिलावल ने दे दिया है, आपने सुनी है दोनों। तो एक तरफ जरा घबराहट ज्यादा लगती है, इतनी घबराहट के हम क्या गिनती शुरू कर दें उनके जाने की? मैं समझा नहीं, क्या उल्टी गिनती शुरू कर दें? इतनी घबराहट है कि जाने वाले हैं? बजाय तो ये लगता है, पर पाकिस्तान में माजी के अलावा कोई पेशीन कोई नहीं की जा सकती। ओके, चौधरी अतार हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन चौधरी साहब ने का कहना था कि घबराहट में है हुकूमत, और वैसे कुछ भी पाकिस्तानी सियासत में होता है। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बेली को इजाज़त दीजिए।